उम्मीद के मुताबिक ही पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा दिया गया है। सो फिलहाल तो ये 3 रुपीज़ से बढ़ाया गया है पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए, लेकिन हाँ आप किस स्टेट में रहते हैं उस पे आपका प्राइस थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, क्योंकि टैक्स अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो इसीलिए कहीं कहीं आपको लग रहा होगा सिर्फ 3 रुपये, लेकिन मेरे यहाँ कुछ अलग दिख रहा है प्राइस, तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। बट हाँ ये तो एक्सपेक्टेड था ना, इनफैक्ट काफ़ी समय से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई अप्रैल तक ही ये झेला जाएगा, मई से मोस्टली ये आने लगेगा और स्टार्ट भी हो गया है। बट हाँ सरप्राइजिंगली 3 रुपीज़ काफ़ी कम है। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 5 रुपीज़ से स्टार्ट होगा और बाद में थोड़ा और बढ़े। सो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये प्राइस बढ़ाने का नौबत आया क्यों, और ये जो प्राइस बढ़ा है उसका निगेटिव और पॉजिटिव असर क्या पड़ेगा, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बनाएंगे कि किन सेक्टर्स पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा और क्या कोई ऐसा सेक्टर भी है जिस पे इसका पॉजिटिव असर पड़ सकता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। मार्केट देख लेते हैं कि जो प्राइस हाइक हुआ क्या मार्केट पे उसका कोई खास नेगेटिव असर पड़ा है, या फिर वर्ल्ड मार्केट्स के हालात कैसे हैं और क्रूड ऑयल कहाँ पे है। तो ये सभी कुछ देख लेते हैं और उसके बाद जो भी मैंने बोला है उसको डिटेल में कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इंडियन मार्केट्स। तो यहाँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस तो है नहीं, एक्सपेक्टेड भी था कि कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। और सेक्टर देखें, डिफेंस बहुत गिरा है, बैंक भी बहुत गिरा है, लेकिन हाँ आईटी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, एफएमसीजी का ही परफॉर्मेंस ठीक है, फार्मा का भी थोड़ा परफॉर्मेंस है, लेकिन नीचे देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है आज। बाहर देख लेते हैं वर्ल्ड मार्केट्स में कैसा है। तो यूएस मार्केट का तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन हाँ इसका जब प्री मार्केट आप देखेंगे ना, जो कि इंडिकेट करता है कि आज कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है, तो यहाँ तो बुरी तरह से गिरावट है प्री मार्केट, दैट इज़ यूएस फ्यूचर्स में। यूरोपियन मार्केट्स भी देखेंगे तो यहाँ भी हालात बिल्कुल ख़राब है। एशियन मार्केट्स भी देखेंगे तो यहाँ भी देख सकते हैं सारे मार्केट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ है। तो पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स में आज ब्लड बाथ हुआ है। रिलेटिवली मैं बोलूँगा कि इंडियन मार्केट्स उतना ज़्यादा नहीं गिरा है। वर्ल्ड वाइड ये जो मार्केट्स के हालात ख़राब हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। यूएस के इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था, तेज़ी से पहले के मुकाबले बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का नौबत कहीं ना आ जाए। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, यूरो जोन में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। वहाँ तो लगातार इंटरेस्ट रेट कट हो रहा था ना, लेकिन अब जो इन्फ्लेशन है वो ऐसे बढ़ने लगा है कि डर लग रहा है कहीं आने वाले महीनों में उन्हें इंटरेस्ट रेट हाइक ना करना पड़े, और ये सभी कुछ इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव होता है। इंडिया में भी तो इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ रहा है अब, जबकि ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर जाने के कारण, ये जो पेट्रोल डीजल का प्राइसेस इंडिया में बढ़ाया जा रहा है उसके कारण इन्फ्लेशन और भी तेज़ी से बढ़ेगा। इसको आगे मैं कवर करूँगा। और क्रूड ऑयल का प्राइस देखेंगे तो 109 से ऊपर चला गया है। तो पहले से तो काफ़ी बढ़ा है, इनफैक्ट 109 यूएस डॉलर्स पर बैरल, और 110 के आसपास जाने की तैयारी में है। और बढ़ने का एक बड़ा रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है चाइना गए हुए थे, उन्होंने वहाँ से अनाउंसमेंट किया है कि चाइना हमारा क्रूड ऑयल खरीदेगा। चाइना की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया है, एज़ यूजुअल डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कैसे बोलते हैं, लेकिन हाँ उनके तरफ से बोला गया तो मार्केट में इसीलिए क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो ऑफकोर्स प्राइस ऊपर चला गया है। सो नाउ क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ाया क्यों गया है, ऐसी क्या नौबत आ गई, क्योंकि 4 साल से तो कुछ हुआ नहीं था, ना नीचे गया ना ऊपर गया, तो फिर अब क्यों बढ़ा दिया गया। तो देखिए 76 डेज तक ये जो पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज़ है ना, उन्होंने प्राइस को नहीं बढ़ाया। मतलब कि क्योंकि ये लड़ाई चल रहा है ऑलमोस्ट उतने दिनों से, और क्रूड ऑयल का प्राइस कई बार 100 से ऊपर ही रहा है, जिसके कारण जो इनका लॉसेस था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अंडर रिकवरीज अगर आप देखेंगे ना, 1000 करोड़ पर डे का बोला जा रहा है, एक दिन 1000 करोड़ का अंडर रिकवरी। और यहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, वेल ऑफ कंट्रीज़, उन्होंने 20%, 40% और कहीं कहीं कुछ कंट्रीज़ ने तो 90% तक का अपना प्राइस है जो वो बढ़ाया है। लेकिन इंडिया में फॉर्चुनेटली ये नहीं बढ़ाया गया, और अभी तक 2 महीने से ज़्यादा ये जो शॉक था उसे झेला गया। बट हाँ ये तो डिस्कशन था ही ना, भाई कब तक झेलोगे आप, बढ़ाना तो पड़ेगा ही। तो अगर आप कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल मैं देता हूँ कहाँ पे कैसा बढ़ा है, तो रफली अगर आप देखें
तो यूएस सबसे पहले, क्योंकि यूएस में तो अच्छा खासा क्रूड ऑयल है ना, गैस है, लेकिन उन्होंने भी बहुत बढ़ाया है। पेट्रोल का प्राइस यूएस में अबाउट 44% से बढ़ा है और डीजल का अबाउट 48%। और कनाडा, वहाँ भी क्रूड ऑयल अच्छा खासा है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 32% के आसपास बढ़ा है। डीजल भी अबाउट 32-33% के आसपास बढ़ा है। यूके डेवलप्ड कंट्री, यहाँ 19% पेट्रोल और डीजल अबाउट 34% से। फ्रांस में भी अबाउट 21% के आसपास पेट्रोल बढ़ा, डीजल 31% से। इवन जापान में भी बढ़ा है ना, वहाँ पे पेट्रोल अबाउट 10% के आसपास से बढ़ा है और डीजल अबाउट 11% के आसपास। जबकि अभी जो 3 रुपीज़ का बढ़ा है इंडिया में, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो पेट्रोल 3.2% से बढ़ा है और डीजल 3.4 से बढ़ा है, 3.4% से बढ़ा है। तो ऑफकोर्स रिलेटिवली देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत कम बढ़ा है। लेकिन हाँ, इसको आप ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि कई बार क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे भी गए थे, लेकिन हमने उस समय प्राइस कम नहीं किया था। हमें ये भी ध्यान रखना है, तो उस समय ऑफ कोर्स जो ये कंपनीज़ हैं उनको फ़ायदा हुआ था। गवर्नमेंट के भी जो टैक्स लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको उसका फ़ायदा मिलता है। तो जब ये इस तरह का शौक आया तो इन लोगों ने ऑफ कोर्स जस्टिफाई करना पड़ेगा ना भाई, उतने दिनों तक जब घटा था तो आपने घटाया नहीं, तो इमीडिएटली आप कैसे बढ़ाएंगे ना। जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसको बैलेंस आउट कीजिए ना, इवन आउट कीजिए। तो वही किया गया अभी तक, ठीक है। तो जब बिल्कुल हो गया ना कि भाई अब नहीं इससे ज़्यादा झेला जा सकता है, तब जाकर बढ़ाया गया। लेकिन हाँ, ये इसीलिए इतने लंबे समय तक हम झेल भी पाएँ क्योंकि कई बार हमने प्राइस घटाया ही नहीं। तो इसको उस पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। और इंडिया का देखिए इंपोर्ट, मैंने बार बार बताया ना, 80-85% क्रूड ऑयल हम बाहर से ले रहे हैं। और जब भी क्रूड ऑयल अबाउट $10 से बढ़ता है तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो 13 to 14 बिलियन US से बढ़ जाता है। हमारा जो एनुअल क्रूड ऑयल का बिल है वो रफली 12 to 15 लाख करोड़ के आसपास होता है। और आजकल तो गोल्ड, पता ही है आपको, गोल्ड से भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो गोल्ड इंपोर्ट हमारा अबाउट 6 लाख करोड़ के आसपास है। यही सब मिलकर, और प्लस FIIs भाग रहे हैं, यही सब मिलके जो हमारा रुपी है वो बुरी तरह से डिप्रिसिएट कर रहा है ना। 96 हो चुका है रुपी डॉलर के मुकाबले, बहुत। तो ये सब प्रेशर है जिसके कारण बढ़ाया गया है। और फ्राइडे मतलब आज May 15 देखेंगे ना, तो पेट्रोल का जो अंडर रिकवरी है वो अबाउट 26 पर लीटर है। मतलब 1 लीटर जो बिक रहा है पेट्रोल में ना, उस पर 26 रुपीज़ का अंडर रिकवरी है। जबकि डीजल पे पर लीटर पे 82 रुपीज़ का अंडर रिकवरी है। इसीलिए मैंने बोला था ना कि मैं मान कर चल रहा था कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा इंडिया में कभी भी, क्योंकि ये पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू होता है ना, तो बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन हाँ, मैं सोच रहा था कि 5 रुपीज़ के आसपास बढ़ाया जाएगा और बाद में अगर ये लंबा चला ये प्रॉब्लम तो मे बी 10 रुपीज़ तक जाएगा। बट हाँ, 3 रुपीज़ लेट्स सी। बट आगे तो उम्मीद है कि बढ़ाया जाएगा अगर ये मामला लंबा चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान ये रखना है ना कि फिस्कल डिफिसिट हमारा देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करंट अकाउंट डिफिसिट भी काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी कम है, कंट्रोल में है, जिसके कारण गवर्नमेंट के पास ये लीवे होता है कि भाई ये सब जो प्रॉब्लम है उसे झेल लेता है। इसीलिए हमने 76 डेज तक झेल लिया है इसको। करंट अकाउंट डिफिसिट का फिगर देखेंगे आप ना, 2012-13 के आसपास फाइनेंशियल ईयर, तो ये 5% के आसपास हुआ करता था। 5%। अभी कितना है? तो 1.5% से भी कम है। तो यही मैं बोलूँ, प्लस फॉरेक्स रिजर्व्स भी ऑलमोस्ट 7 बिलियन US के आसपास, उससे थोड़ा कम है। तो हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है कम इंडिया का ना, इकोनॉमी का, वो पहले के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है। इसके कारण भी ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम झेल लेते हैं। लेकिन हाँ, झेलने का एक लिमिट है, तो वो लिमिट अब क्रॉस हो रहा था, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होते हैं। बट एनीहाउ सभी कुछ हम डिस्कस करते हैं अब। तो देखिए, निगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या होगा। जैसे आपने पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ा दिया तो उसका क्या निगेटिव असर पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन, बार बार मैंने बोला है भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो आपका इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगा। सबसे बड़ा निगेटिव होता है ये। US में ऑलरेडी आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इंडिया में भी इन्फ्लेशन और तेज़ी से बढ़ेगा। आने वाले जल्दी ही आप देखेंगे कि 4% भी क्रॉस कर लेगा। और सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है ना, डीजल का। डीजल प्राइस जब आप बढ़ाते हो ना तो उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पूरे इकनॉमी पे पड़ता है। ट्रक ट्रांसपोर्ट, ट्रक का आपका डीजल से चलता महंगा हो जाएगा। फूड डिलीवरी कॉस्ट बढ़ जाएगा। वेजिटेबल फ्रूट का जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है बढ़ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग फ्राइट, ठीक है, वो भी तो सामान इधर उधर होता है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड आइटम्स का, उसका प्राइस ऊपर चला जाएगा। क्या होगा? फूड इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगेगा आपका। FMCG का प्राइसेस ऊपर जाने लगेंगे। सीमेंट हो गया, स्टील हो गया,
उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट, क्योंकि ज़्यादातर तो ट्रांसपोर्ट से ही इधर उधर हो रहा है, तो उसका प्राइस ऊपर जाने लगेगा। तो ओवरऑल जो सीपीआई फिगर है वो आपका बढ़ने लगेगा। किन किन सेक्टर्स को प्रॉब्लम होगा, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम होगा? एविएशन को उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉजिस्टिक, पेंट्स, एफएमसीजी, सीमेंट, केमिकल्स और ऑटो को भी इससे प्रॉब्लम होगा। तो ये सब है। प्लस जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि भाई जो आपका फ्यूल कॉस्ट है थोड़ा बढ़ रहा है। किसी का 1,000 रुपया ज़्यादा महीने का खर्चा हो गया, किसी का 2,000, किसी का 3,000, डिपेंड करेगा कि आप कितना यूज़ करते हैं, उसके अनुसार आपका जो खर्च है यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो बाकी के जो खर्चे हैं ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ा कमी होगा। जैसे आप बाहर खाते हैं, हो सकता है थोड़ा कम करने लगे, शॉपिंग में थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, जो डिस्क्रिशनरी परचेजेज है थोड़ा बहुत कमी हो सकता है, ट्रैवल में थोड़ा बहुत शायद कमी हो सकता है। तो इसका ऑफ कोर्स जो नेगेटिव असर है वो आपका पड़ेगा, रिटेल पे पड़ेगा, कंज्यूमर ड्यूरेबल पे पड़ेगा, क्यूएसआर पे पड़ेगा, इस सभी पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि डीजल सबसे ज़्यादा हर्ट करता है, पेट्रोल से कहीं ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि डीजल से ना ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, जनरेटर है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, सभी डीजल से ही ज़्यादातर चलता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल जो कि हमें ध्यान में रखना है। अब जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, अभी बहुत हद तक कंट्रोल में 4% से भी कम है, तो अभी कंसर्न नहीं है। लेकिन हाँ, आने वाले महीनों में अगर पेट्रोल और डीजल का प्राइस और बढ़ा तो ऑफकोर्स ये 4% क्रॉस करेगा, फिर 5% के आसपास जाने लगेगा, और 6% के रेंज में जब जाने लगेगा ये, जो कि अभी टाइम लगेगा, इमीडिएटली नहीं होगा, तो वहाँ पे फिर देखना होगा कि भाई आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक कब करता है, ठीक है? तो इंटरेस्ट रेट कट तो अब भूल जाइए, सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब डिस्कशन होगा इंटरेस्ट रेट हाइक पे। नियर फ्यूचर में बिल्कुल नहीं लगता है कि होगा, ठीक है? इन्फ्लेशन हमारा बहुत कम है, लेकिन आने वाले महीनों में अगर प्रॉब्लम इसी तरह से चलता रहा और इन्फ्लेशन 6% के आसपास जाने लगा या ऊपर जाने लगा, क्योंकि 6% तक तो आरबीआई से झेलेगा, लेकिन उसके ऊपर अगर जाने लगा तो इंटरेस्ट रेट हाइक का नौबत आ जाएगा। मनाना यही है कि ये प्रॉब्लम लंबा ना खींचे। ये जो लड़ाई चल रहा है, लड़ाई लंबा नहीं खींचे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, तेल और गैस आने लगे, तो ये जो भी प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम होगा, तुरंत का तुरंत रिजॉल्व हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी भी आगे बढ़ जाएगा, स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ जाएगा। लेकिन लंबा खींचा तब तो प्रॉब्लम होगा। रेट हाइक ये सब होगा तो फिर प्रॉब्लम कहाँ होगा? रियल एस्टेट सेक्टर को प्रॉब्लम होगा, एनबीएफसीज को प्रॉब्लम होगा, जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं ना, ऑटो, क्योंकि ऑटो हो गया, रियल एस्टेट, घर हम ज़्यादातर लोन लेकर खरीदते हैं, ऑटो भी, कार, ये सब ज़्यादा लोन लेकर खरीदते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो ऑफकोर्स लोग कम खरीदेंगे, ऑटो कम खरीदेंगे, रियल एस्टेट कम खरीदेंगे, तो उसके कारण इन सेक्टर्स पे बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। इसके अलावा लिवरेज्ड बिजनेसेस, मतलब कि वैसी कंपनी जो कि ज़्यादा लोन लेकर अपना काम कर रही हैं, तो लोन आपने अगर ज़्यादा ले रखा है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, तो उन कंपनीज़ के लिए भी ये बहुत बड़ा निगेटिव होगा। फिर है कि जो कॉरपोरेट मार्जिन्स हैं वो श्रिंक करने लगेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है वो ऊपर जाने लगेगा। तो ऑफ कोर्स अगर कंपनीज़ इन जो इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, आपका जो एक्सपेंस बढ़ रहा है, उसको अगर आप पास ऑन नहीं करोगे तो कस्टमर को, तो आपको उसका मार्जिन हिट होने लगेगा। जैसे एरोप्लेन रिलेटेड ना, एयरलाइंस हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्ट्स हो गया, डिलीवरी कंपनीज हो गया, सभी पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। मार्जिन ये सब स्क्वीज़ करने लगेगा तो अर्निंग ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? रूरल इंडिया में प्रॉब्लम आएगा कि वहाँ अगेन डीजल का फैक्टर है, इरिगेशन पंप में हम यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं, फार्म ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, सभी जगह प्रॉब्लम होगा। तो अगर रूरल इंडिया में प्रॉब्लम होगा तो टू व्हीलर्स का जो सेल्स है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा, एंट्री लेवल जो ऑटो है उस पर फ़र्क पड़ जाएगा, रूरल एफएमसीजी डिमांड पे असर पड़ जाएगा, और मार्केट सेंटिमेंट भी यहाँ पे नेगेटिव होने लगेगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क आ गया है, जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, ये सब थोड़ा कम होने लगेगा, अर्निंग ग्रोथ कम होने लगेगा कंपनीज़ का, तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म में यस, इन सभी चीज़ों का बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा। नाउ जान लेते हैं कि ये जो प्राइस हाइक हुआ है इसका पॉजिटिव असर क्या हो सकता है। हर एक चीज़ का देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो पॉजिटिव क्या हो सकता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इससे थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यहाँ पे टैक्स लगाता है ना, तो उसका टैक्स का जो इनकम है थोड़ा बढ़ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी थोड़ा बढ़ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो फिस्कल डिफिसिट का प्रॉब्लम है उसको कुछ हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता है, ठीक है? उसी तरह से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसे बढ़ाया जा सकता है, उसे कम करने की नौबत नहीं आएगी। जो इंफ्रा स्पेंडिंग है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट खर्च कर रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा कटौती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर वो सब किया गया तो बहुत बड़ा निगेटिव हो जाएगा इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे किन सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा? जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवेज़ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया,
उन लोगों के लिए ये स्लाइटली पॉजिटिव माना जाएगा। और प्लस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उनके लिए पॉजिटिव है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा नहीं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का आज कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि भाई 3 रुपीज़ से बढ़ा है ना, तो 3 रुपीज़ बढ़ने से ऐसा नहीं कि उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा, लॉस थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये भी बड़ी बात है ना, पहले ज़्यादा लॉस हो रहा था, अब लॉस कम होगा, तो उस तरह से देखें। और यहाँ पे देखिए ईवी एडॉप्टेशन ये सब बढ़ता है ना जब भी इस तरह का होगा, क्योंकि जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे तो वहाँ पे ईवी स्कूटर का डिमांड बढ़ने लगता है, इलेक्ट्रिक कार का डिमांड बढ़ने लगता है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ज़्यादा आएगा। तो ये जो ईवी इकोसिस्टम है ना उसके लिए ये पॉजिटिव माना जाता है। और जब भी ऑयल का कंजम्पशन थोड़ा कम होगा ना तो वहाँ पे आप जो इम्पोर्ट है वो थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाएंगे ना तो जो डिमांड है थोड़ा घटने लगता है। इतना कम अभी तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा और प्राइस बढ़ेगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे डिमांड थोड़ा घटता है, जिसके कारण क्रूड का जो इम्पोर्ट है वो भी थोड़ा बहुत घटेगा। उसी तरह से गोल्ड या सिल्वर का जब आप प्राइस बढ़ा देंगे ना तो डिमांड थोड़ा घटेगा, तो वहाँ भी इम्पोर्ट घटता है। तो जिसके कारण जो हमारा इम्पोर्ट बिल है थोड़ा कम होगा, जो करंट अकाउंट डिफिसिट है थोड़ा इम्प्रूव करेगा, जो फॉरेक्स प्रेशर है थोड़ा कम होगा। और रुपी पे सबसे ज़्यादा रुपी पे देख रहे हैं ना कितना बुरी तरह से गिरा, उस पर भी थोड़ा प्रेशर कम होगा। और ओवरऑल जो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है ना उसको बढ़ावा मिलता है इससे ना, ईवी सोलर हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, इथानॉल ब्लेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो आई होप काफ़ी क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल गया होगा। बट हाँ लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अभी कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, लेकिन अगर यहाँ से 2-3 महीना और चला तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने वाला है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।